नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका टिस नेहा में। हम कर रहे हैं एनडीटी के प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग में बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है और पूरा सिलेबस आपका जो हो चुका है कंप्लीट। और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो डेली बेसिस पे चल रहे हैं और वो आपके एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे, तो आपको कोई भी ऐसे वरी करने की नीड नहीं है। और जो आज का जो टॉपिक है वो मॉक टेस्ट ही है। तो हालांकि आपके जो एग्ज़ाम है 24 फरवरी को जो है, तो उसमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप कोई नई चीज़ पढ़ने के बजाय या तो टेस्ट दे या फिर रिवीजन करें। इसके अलावा कुछ ना करें कि मतलब ऐसे ही कि आप नई नई बुक्स ला के बस पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। जो आपने पढ़ लिया वही रिवाइज करें, क्योंकि वही आपके काम आने वाला है। जितना रिवाइज करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, वही हेल्पफुल होगा और वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। और ये गारंटी है कि एक बुक या फिर एक चीज़, एक कंटेंट अगर अपन जितने ज़्यादा बार पढ़ते हैं, बाकी अगर 10 चीज़ों को एक बार पढ़ते हैं तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। एक चीज़ को अगर 10 बार देख लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो रिवाइज़ करें, रिवीजन करें और बस टेस्ट दे। इसके अलावा कुछ ना करें, आपकी तैयारी है वो बहुत बेहतर है, तो इससे और बेहतर बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो अभी जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो पूरे सिलेबस के अंदर से मॉक टेस्ट मैंने बनाया है, और उससे पहले भी, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट पहले बना चुकी हूँ मैं। अब जो टेस्ट हैं वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक से नहीं है, पूरे सिलेबस के अंदर से है कि इस टॉपिक से भी 2-3 क्वेश्चन है, इससे भी है, तो सारा मैंने मिक्सअप करके फिर ये मॉक टेस्ट बनाया है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आज का जो टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस हैं वो 50 हैं, हालांकि इसमें 40 मेंशन है, तो 40 नहीं है, 50 क्वेश्चन है। और जो टोटल मार्क्स है वो भी 50 हैं। तो आपका जो अपना स्कोर है वो ज़रूर बताएं। और जो आज का टेस्ट है वो मैंने जो प्री स्कूल वाली जो बुक थी जो मैंने अपलोड कर रखी है हाल जो टेलीग्राम पे है, मोस्ट ऑफ उस बुक में से बनाया है। तो वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है और प्री स्कूल करिकुलम के थ्रू जो है वो ऑथराइज्ड है, उन्होंने ही जो है इस बुक को पब्लिश किया है। तो पहला क्वेश्चन है, इशिका 16 फरवरी 2019, तो आज की बात है। कल उसका जन्मदिन था। सुबह वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी और उसने अपनी मैडम से कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, आज नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर गई थी और वहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े जानवर देखे, वहाँ पर मैंने टाइगर भी देखा। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है? पोर्टफोलियो का, चेकलिस्ट का, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का या समरी रिपोर्ट का? तो हम इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं और ऐसे उदाहरण भी देखे थे कि कौन सा जो सैंपल है पोर्टफोलियो के, एनेक्डोटल के, चेकलिस्ट के। तो आप ये बताएं कि ये जो चीज़ है, ये जो सैंपल है वो कौन से तकनीक का उदाहरण है, जो आकलन की तकनीकें, मूल्यांकन की तकनीकें हैं। तो ये जो उदाहरण है तो स्पेसिफिकली एक स्पेशल डे के बारे में बताया गया है कि इस दिन के बारे में जो है वो लड़की बता रही है अपने जन्मदिन के बारे में। तो ये जो चीज़ आएगी वो आएगी एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें बच्चे की तस्वीर लगाई जाती है? तो बच्चे की खुद की भी होती है या बच्चे के द्वारा बनाई गई तस्वीरें वो भी शामिल होती है। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या समरी रिपोर्ट, तो किसमें जो तस्वीरें लगाई जाती है, कौन से रिकॉर्ड के अंदर? तो इसका आंसर बताएं आप। तो जो पोर्टफोलियो होता है उसमें तस्वीरें ज़्यादातर चिपकाई जाती है। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी के सेवाओं में शामिल नहीं है पूर्ण पोषाहार, शाला पूर्व बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, प्रसव करवाना, स्वास्थ्य जांच। तो आंगनबाड़ी की सेवाओं में क्या शामिल नहीं है, इसका आंसर बताएं आप। तो जो पूर्ण पोषाहार है वो शामिल है, शाला पूर्व मतलब नर्सरी स्कूल वाली, तो वो भी शामिल है। प्रसव करवाना है तो उससे पहले स्वास्थ्य जांच है वो तो होती है, लेकिन प्रसव करवाना जो है वो आंगनबाड़ियों में नहीं होता। तो उसका आंसर जाएगा 3। नेक्स्ट है, PMMVY योजना है मातृ लाभ योजना, नागरिक लाभ योजना, शिशु लाभ योजना या कोई नहीं? तो इसका आंसर बताते हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी जो PMMY की जो है फुल फॉर्म भी बताएंगे कि क्या
फुल फॉर्म है इसकी। तो ये जो योजना है वो मातृत्व लाभ योजना है। तो ये वन ऑफ द जो बहुत सारी स्कीम जो चल रही है उन स्कीम में से हैं जो आंगनबाड़ी में चल रही हैं। तो ये संबंधित है मातृत्व लाभ योजना से। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत हुई 1975 में, 1990 में, 1998 में, 2017 में। तो ICDS की शुरुआत बतानी है कब हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1975। तो साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो इसका जो इंग्लिश में जो फुल फॉर्म जो है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और कई बार स्कीम भी बोल देते हैं साथ में कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। तो ये जो स्टार्ट हुई थी वो 1975 में मानी जाती है। नेक्स्ट है नवजात शिशु में सहज क्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है विकास की दिशा, विकास का क्रम, विकास की सामान्यता, या फिर कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है वो 2012 में आया हुआ है, एनटीटी की जो एग्ज़ाम हुई थी तो उसका मैंने प्रश्न लिया है ये। तो विकास की सामान्यता ये कि नहीं है। तो इसका आंसर बताएं कि सहज क्रियाओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो नवजात शिशु में सहज क्रियाओं का अध्ययन जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो बताता है वो विकास की सामान्यता बताता है हमें। नेक्स्ट है खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो ये भी जो है वो 2012 एनटीटी में आया हुआ है। पियाजे, सीलन तथा स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर या विलियम जेम्स। तो खेल के अतिरिक्त सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सीलन तथा स्पेंसर ने ये अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत दिया था खेल के तौर पे। तो अब आपको बताने हैं ग्रोस मोटर स्किल्स हैं। तो इनमें से देखना है आपको वॉकिंग, बैलेंसिंग, रनिंग, पेस्टिंग, क्रिपिंग, थ्रेडिंग, टीयरिंग, पेस्टिंग, स्क्रिबलिंग, या वॉकिंग, बैलेंसिंग, रनिंग, क्रिपिंग, स्विंगिंग, हॉपिंग, क्लाइंबिंग, प्रिंटिंग, मॉडलिंग। तो इनमें से आपको ग्रोस मोटर स्किल्स जो है वो बतानी है। तो पहला जो ऑप्शन है वॉकिंग है, बैलेंसिंग है, रनिंग है, पेस्टिंग नहीं है मतलब चिपकाना, क्रीपिंग है। नेक्स्ट है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, थ्रेडिंग नहीं है, टीयरिंग नहीं है, पेस्टिंग नहीं है, स्क्रिबलिंग नहीं है। उसके बाद है तो ये ऑप्शन हट गया। उसके बाद है वॉकिंग, बैलेंसिंग, रनिंग, क्रीपिंग। तो उससे पहले जो है नेक्स्ट देख लेते हैं स्विंगिंग, हॉपिंग, क्लाइंबिंग, प्रिंटिंग, मॉडलिंग। तो स्विंगिंग जो है वो ग्रोस मोटर स्किल है, हॉपिंग भी है और क्लाइंबिंग भी है लेकिन प्रिंटिंग नहीं है और ना ही मॉडलिंग है। तो ये ऑप्शन नहीं बचा। जो ऑप्शन बचा है तो उसमें वॉकिंग भी है, बैलेंसिंग भी है, रनिंग भी है और क्रिपिंग भी है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा ग्रोस मोटर स्किल। नेक्स्ट है फाइन मोटर स्किल्स हैं स्विंगिंग, हॉपिंग, क्लाइंबिंग, प्रिंटिंग, थ्रेडिंग, टीयरिंग, पेस्टिंग, स्क्रिबलिंग, कलरिंग, प्रिंटिंग, मॉडलिंग, फोल्डिंग, जंपिंग, वॉकिंग, बैलेंसिंग, रनिंग या फिर क्रीपिंग।
तो आपको जो है महीन मोटर स्किल बताने हैं, फाइन मोटर स्किल। तो पहला जो ऑप्शन है स्विंगिंग हॉपिंग, तो ये हट जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल है। थ्रेडिंग, टियरिंग, स्क्रिबलिंग है। इससे पहले देख लेते हैं स्क्रिबलिंग, कलरिंग, प्रिंटिंग, मॉडलिंग, फोल्डिंग, जंपिंग। तो जंपिंग नहीं है, जबकि ये है, तो भी ये ऑप्शन गलत है। वॉकिंग, बैलेंसिंग, रनिंग, क्रीपिंग, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल है। तो अब जो बचा है सेकंड ऑप्शन, थ्रेडिंग एंड टियरिंग, पेस्टिंग और स्क्रिबलिंग जो है वो फाइन मोटर स्किल्स है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये मैंने कहाँ से बताया है फिर से, हालांकि मैं इसके जो स्क्रीनशॉट्स दे चुकी हूँ आपको। तो ये है वो बुक जो मैं बता रही थी पहले कि प्री स्कूल करिकुलम बुक से जो है मैंने ये पूरा मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं। तो ये है, यहाँ पे पूरा मैंने बता रखा है बहुत बार। तो ग्रोस मोटर स्किल्स के जो एग्जांपल्स है वो सारे इसमें यहाँ पे इंक्लूड है, और जो फाइन मोटर स्किल्स के जो सारे एग्जांपल है वो यहाँ पे कंसंट्रेट है। तो आप ये वाला फिर से देख के अच्छे से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इसका जो आंसर हो गया सेकंड। उसके बाद है बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखते हैं। बच्चों को अपने बारे में जानने के लिए उनके परिवार के सदस्यों और लोगों और रिश्तों के अंतर करना, जैसे भाई, चाची, चचेरा भाई। बच्चों को उनकी समझदारी के लिए सपोर्ट करना ताकि उनमें आत्ममूल्यन हो। शौचालय का उपयोग करना, हाथ धोना, वयस्क सहायता आदि या सभी। तो बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन हैं जो अप्रोप्रिएट हैं, तो आपको जो आंसर बताना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही रहेंगे। तो इसका आंसर बताएं आप। तो पहला जो ऑप्शन है वो राइट है कि बच्चों के बारे में जानने के बच्चों को अपने बारे में जानने के लिए कि उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं ये भी ज़रूरी है। बच्चों को उनकी समझदारी के लिए सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। उनको शौचालय का उपयोग करना और जो भी वयस्क सहायता है, उनके बड़ों से जो सहायता मिलनी चाहिए वो सारी ज़रूरी है। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बच्चे प्रभावी संचारक बनेंगे, मतलब चिल्ड्रन बिकम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स। तो उनके लिए आपको की कॉन्सेप्ट या स्किल्स जो हैं वो बताने हैं। ध्वनि में अंतर करना, या फिर सुनना और समझना, शरीर घर और वातावरण से संबंधित शब्दावली का विकास। तो थोड़ा मिक्सअप हो गया है, तो शरीर घर और वातावरण से संबंधित शब्दावली का विकास, या फिर सभी। तो क्या आंसर होगा इसका? तो बच्चे कब जो प्रभावी संचारक बनेंगे, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनेंगे, तो इसका आंसर बताएं। तो जब बच्चे हैं कि ध्वनि में अंतर करना सीखेंगे, सुनना और समझना सीखेंगे, और शरीर घर और वातावरण संबंधी शब्दावली का यूज़ करना सीखेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा सभी। बच्चे प्रभावी संचारक बनेंगे, चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो ये पहले जो था अपन को बताना था कि कॉन्सेप्ट या स्किल्स। अब बताने हैं कि जो शैक्षणिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी सुधार सकते हैं विद सजेस्टेड पेडागोजिकल प्रोसेस। तो कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है? स्वतंत्र और निर्देशित, क्योंकि ये एक टीचर के लिए है। तो जहाँ पे पेडागोजी का मतलब आए तो एक सिखाने की प्रक्रिया से होता है कि किस प्रकार एक बच्चे को ट्रेन किया जाना चाहिए। तो पेडागोजी वो चीज़ है जो कि एक टीचर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बहुत एक छोटा लेवल हो चाहे बहुत बड़ा लेवल हो। तो पेडागोजी को जो है शिक्षा शास्त्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र और निर्देशित बातचीत और एक किस्म की संचार रणनीतियों का उपयोग करने में उनका समर्थन करना, बात करना और सुनना, शब्दावली का विकास खेल के द्वारा, या फिर सभी।
तो कौन कौन सी जो है पेडागोजिकल प्रोसेसेस हो सकती हैं अगर बच्चे को जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना है? तो पहला जो ऑप्शन है स्वतंत्र और निर्देशित, तो ये भी सही है। सेकंड, बात करना सुनना, ऐसी शब्दावली यूज़ कर पाएँ जो कि खेल के द्वारा ही विकसित हो जाए, तो उसका आंसर जाएगा सभी। नेक्स्ट है बच्चों को शामिल और उनके तत्काल पर्यावरण के साथ कनेक्ट कर सकते हैं किन स्किल्स से? तो सेंसरी डेवलपमेंट, सी, हियर, टच, स्मेल एंड टेस्ट, और याद मतलब मेमोरी, या अवलोकन, वर्गीकरण, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, या फिर सभी। तो बच्चों को कैसे उसके पर्यावरण के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, उनको शामिल किया जा सकता है, तो इनके लिए कौन कौन से की कॉन्सेप्ट या स्किल्स हो सकते हैं वो बताने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। तो इसका आंसर बताएं आपको। तो अगर कनेक्ट करना है बच्चे को पर्यावरण से, तो सेंसरी डेवलपमेंट, ये जो इंद्रियों के द्वारा जो सुनना, त्वचा वगैरह के द्वारा जो होता है स्मेल करना, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। मेमोरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और भलाई को बनाए रखते हैं कौन से स्किल्स से? तो कौन से स्किल्स जो हैं वो बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई को बनाए रखते हैं कि ये बच्चे के लिए सही है? विकास मतलब डेवलपमेंट, पोसी, स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, या फिर आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान, संयम, प्रतिष्ठा और बातचीत आज़ादी। सेकंड ऑप्शन है दूसरों के प्रति सम्मान भावना। थर्ड ऑप्शन है अच्छे विकास आदतें, स्वास्थ्य, स्वच्छताओं और स्वच्छता, या फिर सभी। तो कौन कौन से जो की कॉन्सेप्ट या स्किल्स हैं जो हेल्प करेगी बच्चे को जो है उसके अच्छे स्वास्थ्य और उसकी भलाई को बनाए रखने के लिए, जो कि उसके भले के लिए है? तो क्या ये सभी सही है, तो या फिर कौन सा जो है एक अच्छा ऑप्शन है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, जो सारे ऑप्शन है इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट जो है दूसरों के प्रति सम्मान भावना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है अच्छी आदतों का विकास भी ज़रूरी है, और सभी। तो इसका आंसर जाएगा सभी। नेक्स्ट है तो आउटडोर खेल पर्यावरण। तो नर्सरी स्कूल्स में या आंगनबाड़ी में दो प्रकार के खेल होते हैं, इंडोर या फिर आउटडोर। तो एक है आउटडोर। आउटडोर खेल पर्यावरण की डिज़ाइनिंग किस प्रकार की हो? यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बाहरी क्षेत्र जानवरों, जहरीले पौधों से मुक्त हो, खतरनाक कीड़े से छोटे बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। बच्चों के लिए सभी नालियाँ, खाई, गड्ढे सभी तरह से अच्छी तरह से ढके हुए हों, दुर्गम नहीं होने चाहिए। तो दुर्गम नहीं होने चाहिए लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं। और प्राथमिक चिकित्सा किट और स्थानीय चिकित्सा पेशेवर तक पहुँच आवश्यक हो, कि जो फर्स्ट एड है वो पास में होना चाहिए, जो हॉस्पिटल है वो भी पास में होना चाहिए, या फिर सभी। तो कौन सा ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट रहेगा कि दुर्गम नहीं होने चाहिए पड़े आप? तो आउटडोर खेल के पर्यावरण की डिज़ाइन करते समय कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं कि ये तो होनी चाहिए, ये सारे चीज़ें तो कौन कौन सी इंक्लूड होनी चाहिए इसमें? तो ये बताया इसका आंसर क्या होगा? तो पहला जो ऑप्शन है कि ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे जानवर जो ऐसे जहरीले पौधे भी ना हो, और जो है खतरनाक कीड़ों वाली जगह बिल्कुल ना हो, तो ऐसी जगह चूज़ करें। नेक्स्ट है नालियाँ या खाई जो भी है वो ढकी हुई मिलनी चाहिए, और जाने का जो स्थान है वो दुर्गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड साथ होना चाहिए, और जो हॉस्पिटल है वो पास में होना चाहिए। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी है। तो नेक्स्ट है प्रभावी पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए निम्नलिखित पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्रभावी पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये बताना है। अवलोकन करते समय बच्चों को सुनना महत्वपूर्ण है, और सूचना के स्तर और ताकत को समझने के लिए गतिविधि के दौरान खोज करना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है सुनिश्चित करना कि बच्चों को बोलने और सुनने की विभिन्न स्थितियों का अनुभव होना, संचार अनुभव। बच्चों की विविध भाषा और बोलियों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। या फिर माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ सुनना और सह संबंध करना, यह महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रभावी पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन है वो सही है, तो किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इनमें से कौन से ऑप्शन पे? तो ठीक से पढ़े उसके बाद आंसर करें, और प्रश्न में क्या लिखा हुआ है वो भी ध्यान रखें।
तो इसमें जो आंसर होगा कि जो थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कि बच्चों की विविध भाषा और बोलियों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जो लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए। अगर अलग अलग भाषी बच्चे हैं, उनका कल्चर अलग है, तो उनको ये नहीं करना है कि ये गलत है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और सभी को जो हक है अपनी भाषा के साथ सीखने का। तो उसका जो आप ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड, तो वो ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास में शामिल है अनुभूति जानने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है और हमारे आसपास के वातावरण को समझना। इसमें विभिन्न का विकास शामिल है, जैसे पूर्व संख्या और संख्या अवधारणाओं और संचालन ज्ञान और सहित अवधारणाएं, तुलना, वर्गीकरण, क्रम, अंतरिक्ष के संरक्षण से संबंधित कौशल आदि। तो इसमें विभिन्न विकास शामिल है। या फिर थर्ड ऑप्शन है स्थानिक अर्थ, पैटर्न और माप के अनुमान, डेटा संधारण, अनुक्रमिक सोच से संबंधित कौशल, या फिर सभी। तो संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन सी चीज़ें जो शामिल है, तो आपको पढ़ना है फिर आंसर करना है। तो पहला जो ऑप्शन है अनुभूति जानने की प्रक्रिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये संख्या अवधारणा, संचालन और जो वर्गीकरण वगैरह, ये भी संज्ञानात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट जो है पैटर्न और डेटा संधारण, अनुक्रमिक सोच, कौशल, ये सभी भी संज्ञानात्मकता से संबंधित है, जो ऑप्शन हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित अवधारणाएं संबंधित है। क्रियात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सृजनात्मक विकास से, या कोई नहीं। तो भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित अवधारणा कौन सी है, तो इसका आंसर बताना है आपको। तो भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण से संबंधित जो अवधारणा है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है अलग कला की खोज, कलात्मक या नृत्य, नाटक के लिए रूपों या विकासशील विकारों। तो विकास वो हैं, विकार नहीं है ये। अभिव्यक्ति और प्रशंसा और संगीत गतिविधियाँ, ये सब प्रक्रिया संबंधित है। तो विकासशील क्रियाएं या विकास है, ये विकार नहीं है, क्योंकि विकार एक नेगेटिव वर्ड है। तो यह सभी सब प्रक्रियाएं संबंधित है। तो आपको बताना है क्रियात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सृजनात्मक विकास से, या फिर कोई नहीं। तो अलग कला की खोज, नृत्य, नाटक, विकासशील प्रक्रियाएं, या फिर अभिव्यक्ति, प्रशंसा, संगीत गतिविधियाँ, तो ये कौन से विकास से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अलग कला की खोज की बात की जा रही है, कि मतलब कुछ डिफरेंट है, अलग है। तो इसमें जो चीज़ आएगी वो ना तो क्रियात्मक विकास आएगी ना संज्ञानात्मक विकास आएगी, क्योंकि अपन सारे जो ऑप्शन है उनको ध्यान में रख के आंसर दे के, ना कि एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें जो आंसर जाएगा संज्ञानात्मकता, ठीक है, सॉरी सृजनात्मकता। क्योंकि नृत्य होना, नाटक करना, तो वो भी एक अलग चीज़ है, क्योंकि नृत्य हर कोई नहीं कर सकता, एक थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ता है। और एक अलग कला की खोज भी सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट है। उसके बाद है आत्म अवधारणा का विकास, आत्मनियंत्रण, जीवन कौशल, स्वयं सहायता कौशल, आदत गठन, पहल और जिज्ञासा, दृढ़ता, सहयोग, दया, सामाजिक रिश्ते, समूह बातचीत, सामाजिक या व्यवहार, भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरों की भावनाओं को स्वीकार करना। तो ये सब संबंधित है व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास से, केवल ज्ञानात्मक विकास से, केवल सृजनात्मक विकास से, केवल सामाजिक विकास से। तो ये जो सारे उदाहरण हैं वो कौन कौन से विकासों से संबंधित है, या फिर केवल एक एक विकास से संबंधित है। तो आपको पूरे उदाहरण ठीक से पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर देना है।
तो पहला जो आ गया आत्म अवधारणा, तो ये सीधा व्यक्तिगत हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक व्यवहार है, दया है, सहयोग है और भावनाएं, तो उनका जो संबंध है वो तीनों से है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक और भावनात्मक विकास तीनों से इन सभी उदाहरणों का संबंध है, केवल एक एक से ही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व स्कूली कार्यक्रम की योजना के सिद्धांत है शांत और सक्रिय अनुभव का संतुलन, इंडोर और आउटडोर गतिविधियों के लिए संतुलन, छोटे समूह, बड़े समूह और व्यक्तिगत शिक्षण गतिविधियों का संतुलन, या फिर सभी। तो इसका आंसर बताएं आप। तो टेस्ट ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताएं और जो भी आपके रिव्यू हैं इस टेस्ट को देने के बाद वो ज़रूर सजेस्ट करें और अपने कमेंट ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको टेस्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। तो पूर्व स्कूली कार्यक्रम की योजना के सिद्धांत के अंदर जो है शांत, सक्रिय, अनुभवी संतुलन होना चाहिए। उसके बाद इंडोर आउटडोर गतिविधियाँ भी होनी चाहिए कि बच्चों को ऐसा ही नहीं है कि बस आंगनबाड़ी में एक कोने में रखना है, वो नहीं होना चाहिए। छोटे समूह, बड़े समूह, व्यक्तिगत शिक्षण गतिविधियाँ सभी जो है चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है कौन सा खेल इन प्रक्रियाओं से संबंधित है। बच्चों को सभी सामग्रियों का पता लगाने और खोजने की गुंजाइश है इस खेल में। उनमें गुणों और फिर कल्पनाओं को खेलने के लिए उनके ज्ञान का उपयोग करें। यह खेल खेलने से बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट करने में मदद मिलती है। तो वो कौन सा खेल है? संरचनात्मक खेल है, मुक्त खेल है, सामूहिक खेल है, संवेदी खेल है। तो उसका आंसर बताएं आप। तो जब अपन ने खेलों के बारे में बात करी थी तो उसमें सीधी सी बात है, जब बच्चा जो है फ्री प्ले या मुक्त खेल खेलता है तो वो खोजने की और जिज्ञासु ज़्यादा बनता है। तो एक लाइन तो यही हो गई, इससे ही पता चल गया अपन को। उसके बाद आगे अगर पढ़ते हैं तो भी तो पता चल जाता है, लेकिन पहली लाइन से ही पता चल गया कि ये जो बात की जा रही है वो मुक्त खेल यानी कि फ्री प्ले की बात की जा रही है। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं वो मुक्त खेल से संबंधित है। तो मैंने इस तरह के प्रश्न बनाए हैं कि जो प्रश्न है अगर पढ़ेंगे तो साथ में आपका टेस्ट भी चलता रहेगा, और अगर आपको रिवाइज नहीं किया है तो रिवीजन भी चलता रहेगा, और नहीं पढ़ा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें इनमें शामिल है। नेक्स्ट है मौखिक रूप से किसी भी रंगमंच की सामग्री को के बिना लेकिन चेहरे की अभिव्यक्ति, शरीर की भाषा और आवाज़ के साथ मॉड्यूल। मॉड्यूलन या फिर छड़ी या दस्ताने वाली कठपुतलियों के साथ, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड के साथ उपरोक्त विधियों से शिक्षक बच्चों को क्या बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो भी टीएलएम है या फिर जो भी सामग्री है उनका उपयोग करके जो शिक्षक है वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है। तो आपको पर्टिकुलर एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर अप्रोप्रिएट आंसर वो बताना है। तो कहानी बता रहा है, कविता बता रहा है, दोनों बता रहा है, कोई नहीं। तो जैसे मौखिक रूप से या रंगमंच के द्वारा जो है चेहरे की अभिव्यक्ति, तो ये जो अपन को बताते हैं वे छड़ी, दस्ताने या चित्र से, तो ये कहानी बताएगा। अब ये भी बात जाने कि अगर कविता की बात आती है तो यहाँ पे कहीं भी नाम जो है एक राग का, ताल का नहीं लिया गया है कि कविता जो है एक राग में, टोन में या फिर एक ताल में गाई जाती है, तो वो चीज़ है। तो इसलिए ये कविता आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा कहानी। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कहानी जो है वो किस तरीके से सुनाई जा सकती है, तो आप ये चीज़ें भी नोट कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कहानी किन किन विधियों के द्वारा जो है पढ़ाई जा सकती है, सुनाई जा सकती है। तो ये विधियाँ हैं इनकी। नेक्स्ट है, यह एक शिक्षक द्वारा शुरू किया जाता है। इसे घर के अंदर और दोनों तरह से किया जा सकता है। ऐसे खेल के माध्यम से बच्चे निर्देश का पालन करना, खेलना सीखते हैं, सहयोग और एक साथ काम करने की कोशिश सीखते हैं। तो यह खेल कौन सा है?
संरचनात्मक खेल, मुक्त खेल, सामूहिक खेल, प्रतीकात्मक खेल। तो ये सारी इस खेल की पर्टिकुलर खेल की विशेषताएं हैं, इनको पढ़ के आपको राइट आंसर पर जाना है। तो पहले ठीक से पढ़े, उसके बाद आप इसका आंसर दें। तो हमने पढ़ा है कि जब खेल पढ़ रहे थे कि बच्चे जो हैं इस खेल से निर्देशों का पालन करना सीखते हैं। तो आपको इस लाइन पे जाना है, निर्देशों का पालन। अगर आपको ये चीज़ याद थी तो आप सीधा आंसर पे जा सकते हैं, तो वो खेल हो जाएगा संरचनात्मक खेल। और इसके अलावा आप संरचनात्मक खेल के बारे में ये सारी विशेषताओं को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों का आकलन करते समय क्या ध्यान रखें। प्रमुख वृद्धि और विकास, सीखने में प्रगति, बच्चों की अनूठी शैली और सीखने की गति, ज्ञान, दृष्टिकोण या रुचियाँ या फिर सभी। तो बच्चों का आकलन करते समय क्या ध्यान रखें। तो आकलन या मूल्यांकन करते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो वृद्धि और विकास, सीखने की प्रकृति, और जो तीनों चीज़ें हैं वही ध्यान में रखी जानी चाहिए कि बच्चा जो है उसमें वृद्धि और विकास को लेकर अपन उसका जो शारीरिक विकास को देख सकते हैं। और विकास में जो है भाषा का विकास, संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, वो सारे जो विकास के डोमेन्स आ जाएंगे। उसके बाद सीखने की प्रगति किस प्रकार से है, क्या बच्चा जिस दिन स्कूल में एंटर करा था, जो एडमिशन लिया था, तब क्या हालत थी और अब क्या है, और अब किस स्टेज पे है, तो वो चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे की किस प्रकार की शैली है सीखने की, क्या वो स्लो लर्नर है या फिर एवरेज बच्चा है या फिर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सारी चीज़ें, और या फिर सभी। नेक्स्ट है, प्री स्कूल शिक्षक की विशेषताएं नहीं हैं। तो प्राइमरी स्कूल शिक्षक की विशेषताएं क्या नहीं होनी चाहिए। शिक्षक को अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक को रुचि और चिंता के साथ सुखद, ऊर्जावान और नवीन होना चाहिए। वह कम बातचीत करने वाला होना चाहिए तथा असंवेदनशील हो। और असंवेदनशील बात की गई है। उसके बाद है, रचनात्मक और प्रदर्शन कला में कुशल हो। तो आपको प्री स्कूल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है वो बतानी है। तो पहले ऑप्शन ठीक से पढ़े, उसके बाद आंसर दे। तो कौन सी जो है एक प्राइमरी स्कूल या नर्सरी स्कूल की विशेषता नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है कि प्रशिक्षित होना चाहिए, तो आप प्रशिक्षित हैं, आपने एनडीटी का जो है डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का। उसके बाद जो है शिक्षक रुचि और चिंता में सुखद और ऊर्जावान होना चाहिए ऑफ कोर्स। उसके बाद जो है फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, रचनात्मक और प्रदर्शन कला में भी कुशल हो, कि शिक्षक है वो खुद भी एक क्रिएटिव होना चाहिए मोस्टली। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि कम बातचीत करने वाला और असंवेदनशील हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बातचीत कम कर रहा है तो वो कैसे बच्चों से कनेक्ट होगा। ये वो तो बस एकदम गुमसुम रहने वाला और खुद ही चुप रहने वाला, और फिर उसको तो बच्चे बोलेंगे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आएंगे। और असंवेदनशील होगा, अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है उसकी भावनाएं नहीं समझेगा, तो वो एक सही टीचर नहीं कहलाएगा, और वो भी नर्सरी का। तो उसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, अभिभावक शिक्षक संपर्क किन माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। संगठित अभिभावक शिक्षक बैठकें जो महीने में एक बार या एक बार आयोजित की जा सकती हैं। हर 3 महीने सुविधाजनक रूप में वर्कर या शिक्षक कार्यकर्ता द्वारा हर घर में कम से कम एक बार कार्यक्रम के दौरान की जाने वाली गृह यात्राएं, या तिमाही बाल मेला, बच्चों का मेला जिसे साल में एक बार आयोजित किया जा सकता है, जिसमें परिवारों को आमंत्रित किया जा सकता है। या फिर थर्ड, छोटे वीडियो प्रोग्राम जिन्हें माता पिता के साथ विभिन्न तरीकों से साझा किया जा सकता है। या फिर सभी। तो किन किन माध्यमों से जो है वो अभिभावक शिक्षक संपर्क बनाया जा सकता है, तो वो आपको बताने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी राइट है कि कम से कम जो पीटीएम बोल सकते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, या फिर एक ऐसी बैठक ज़रूर जो है आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है, हर 3 महीने में सुविधाजनक कि घर पे तो जाकर एक बार चेक करके आए ही, बता के आए, फिर घर वाले अगर नहीं आ रहे तो उनको भी इनवाइट करें।
और बाल मेला, ऐसे कुछ प्रोग्राम करवाते रहना चाहिए। और छोटे वीडियो प्रोग्राम के थ्रू भी अपन जो है इनसे जुड़ सकते हैं। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो राइट होगा। तो मैंने ऐसे इतने बड़े ऑप्शन इसलिए रखे हैं कि अगर आपको थोड़ी कम नॉलेज है इस बारे में तो आप पूरी नॉलेज जो भी इसका बारे में रिव्यू है तो वो पूरा जान पाएँ। तो इस चीज़ का आप मुझे ज़रूर रिव्यू दें कि आपको इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्या मुझे चेंज करना चाहिए, फिर रखूँ इसको। नेक्स्ट है, अच्छे शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बालक बालिका में भेदभाव, अच्छा पोषण, खेल या फिर कोई नहीं। तो अच्छे शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है तो वो बताना है आपको। तो अच्छे शारीरिक विकास के लिए खेल आवश्यक है, अच्छा पोषण आवश्यक है, लेकिन भेदभाव करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार शिशुअवस्था का काल जो है होता है 0 से 3 वर्ष, या फिर 0 से 5 या 6 वर्ष, 0 से 4 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। तो अर्नेस्ट जोन के अनुसार बताना है आपको। तो जो अर्नेस्ट जोन ने बताया है वो 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष बताया है जो शिशुअवस्था का काल है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि आप बताएं, जो श्रीमती हरलोक हैं उन्होंने जो है शिशुअवस्था का काल है वो कितना बताया है, कब तक बताया है? तो इसका आंसर आप अभी पोज करके आंसर देंगे। उसके बाद है, किसके अनुसार बच्चों के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है? पियाजे, कोहलबर्ग, कोहलर या स्किनर। तो किसके अनुसार जो है सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों के विकास में, चाहे भाषा विकास हो चाहे कोई सा विकास हो? तो ये जो स्टेटमेंट है वो पियाजे की है। तो ये एक विशेषता भी है और एक उनकी जो है सीमा भी है उस सिद्धांत की, क्योंकि ये मानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है बच्चों के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को। इन्होंने जो है बच्चे को एक वैज्ञानिक बताया है, खोजकर्ता बताया है कि जो बच्चा है वो खुद ही खोज करके सारी चीज़ें सीखता है, वो कोई समाज में देख के नहीं सीखता है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में गलत है। तो विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में आपको गलत चीज़ बतानी है कि ये गलत है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, विकास बहुआयामी होता है। तो इसका आंसर बताना है कि विकास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका आंसर बताएं आप क्या होगा। तो पहला जो ऑप्शन है, विकास क्रमबद्ध होता है, तो ये राइट है। उसके बाद है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये भी राइट है। फोर्थ ऑप्शन है, विकास बहुआयामी होता है। यस, ये एक सिंगल पैटर्न नहीं है कि एक ही तरह का विकास होता है, नहीं। और जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का जिस प्रकार से विकास होगा तो बता सकते हैं कि बच्चा जो है, अगर उसकी आई ठीक से बढ़ रही है तो बता देंगे, अगर उसका मानसिक विकास ठीक है तो अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा इस प्रकार से ग्रो करेगा। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है कि विकास की भविष्यवाणी है वो की जा सकती है। नेक्स्ट है, वृद्धि से तात्पर्य है केवल वजन का बढ़ना, केवल लंबाई का बढ़ना, केवल लंबाईता वजन का बढ़ना या वजन लंबाईता आंतरिक अंगों का बढ़ना। तो वृद्धि से तात्पर्य आपको बताना है कि कौन सा आंसर है वो राइट होना चाहिए। तो इसका आंसर बताएं आप। तो वृद्धि से जो तात्पर्य है वो है वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों तीनों का बढ़ना है, ना कि सिंगल सिंगल चीज़ें की केवल लंबाई वजन या फिर केवल लंबाई या फिर वजन। तो ये नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों का बढ़ना। तो 4 ऑप्शन जो है वो राइट है। इसके आंसर जो है नेक्स्ट जो है, प्रारंभिक बाल्यकाल के संदर्भ में सही नहीं है। यह पूर्व प्राथमिक स्कूल की आयु से संबंधित है। तीव्र भाषा विकास होता है, अकेले खेलना पसंद करते हैं, विचार शक्ति का विकास हो जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यकाल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको। अच्छे से जो है प्रश्नों को ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। तो पहला जो है यह पूर्व प्राथमिक एज है, सही है। तीव्र भाषा विकास होता है इसमें कि भाषा का विकास है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, बेबलिंग वगैरह जो भी
जो नए वर्ड्स जितनी जल्दी फास्ट सीखता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है अकेले खेलना पसंद भी करता है वो, लेकिन विचार शक्ति का विकास है वो पूर्व बाल्यकाल में नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद है बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो अच्छे मानसिक विकास स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अध्यापक की भूमिका या विद्यालय वातावरण। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है, ना कि ऐसा बताना है कि चारों सही है। ऐसा नहीं है, आपको जो सबसे ज़्यादा बेटर लगे वो आंसर राइट होगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन राइट है वो है अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण, कि उसको कैसा वातावरण मिल रहा है और अध्यापक के द्वारा है वो खुद उनके द्वारा कैसा बिहेव किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। क्रोध, भगोड़ापन या फिर बाल अपराध, या ये सभी गलत आ गया, स्वलीनता होगा इसके जगह ऑप्शन। क्रोध, भगोड़ापन मतलब पलायन, या फिर बाल अपराध, या फिर स्वलीनता। तो अब बताएं इसका आंसर कि कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो पहला जो ऑप्शन है ये बाधा बताता है कि भावनात्मक रूप से बच्चा जो ठीक नहीं है। अगर पलायन है वो डर से डरा हुआ है और उसको कहीं बस वहाँ से जाना है, या फिर भगोड़ापन ऐसे कि स्कूल बच्चा नहीं आ रहा है, बार बार बस बंक करता है, तो वो चीज़ है। बाल अपराध भी एक भावनात्मक बाधा है, लेकिन स्वलीनता अगर बच्चा खुद में ही कामों में लगा हुआ है और कोई इतना ध्यान नहीं है, तो ये कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा जो अपने काम में लगा हुआ है स्वलीन है। तो ये जो आंसर होगा वो राइट होगा कि ये एक भावनात्मक बाधा नहीं है। उसके बाद है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर, समावेशी शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों के लिए तो दिव्यांग बालक भी बोल सकते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा के लिए जो है प्रावधान किया जा सकता है, तो कौन सा जो पैटर्न वो फॉलो होगा। तो ये जो प्रावधान किया जा रहा है वो समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत दिया है पावलोव ने, कोहलर ने, नोम चॉम्स्की ने, या विलियम जेम्स ने। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, इसका आंसर बताएं आप। तो ये जो दिया है वो नोम चॉम्स्की ने दिया है। अब मुझे आप एक आंसर भी बताएंगे, क्या पियाजे ने भी भाषा विकास को लेकर काम किया है या नहीं किया है, तो उसका आंसर आप ना हाँ या ना में बताएंगे। नेक्स्ट है, और जो नोम चॉम्स्की ने एक चीज़ बताई है कि भाषा विकास को लेकर एक पर्टिकुलर नेम दिया है, तो उसका भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जो कि नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास को लेकर बताया है। उसके बाद है यदि गर्भस्थ शिशु को पर्याप्त रूप से कैल्शियम नहीं मिलता है तो उसके परिणाम होंगे। शिशु का शारीरिक विकास बहुत अच्छा होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, उस शिशु में शारीरिक विकृति होगी, या शिशु स्वस्थ पैदा होगा। अगर पर्याप्त रूप से कैल्शियम नहीं मिला है तो उसके क्या परिणाम होंगे वो बताना है आपको। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है कि शारीरिक विकास बहुत अच्छा होगा। कैसे हो सकता है, हड्डियां मजबूत कैसे होंगी कैल्शियम की ना, स्वस्थ कैसे होगा, तो उसमें जो है शारीरिक विकृति पैदा होगी बच्चे में अगर कैल्शियम की कमी है। नेक्स्ट है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, आपको जो है जोड़े बताना है पूरा। 23, 45, 46 या फिर 24।
तो बताएं आप इसका आंसर, कितने जोड़ी जो है गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका आंसर बताएं मनुष्य के अंदर। तो जो वो होते हैं वो 46 होते हैं। नेक्स्ट है, लड़की में क्रोमोसोम मतलब फीमेल में गुणसूत्र पाए जाते हैं XY, XX, YY या YZ। तो आपको लड़की में या फीमेल में जो है वो गुणसूत्र बताने हैं कि कौन से पाए जाते हैं। तो जो लड़की में या फीमेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX पाए जाते हैं। अब आप जो है एक आंसर बताएं कि लड़के में या मेल में जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कौन सा पाया जाता है। इनमें से ऑप्शन चूज करके फिर बताएं उसका आंसर कि मेल में या जो लड़के में कौन से गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। तो प्रश्न को ठीक से पढ़े उसके बाद आंसर दें। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें बात की गई है कि जब नई स्थितियों में कोई प्रभाव नहीं डालता है तो ये कहलाता है शून्य स्थानांतरण। अगर नई स्थितियों को में अगर पुराना सीखा हुआ ज्ञान जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अगर वो सपोर्ट करता है, अगर कोई साइकिल चलाना सीख लिया है तो आराम से वो इजीली स्कूटी चला पाएगा क्योंकि वो बैलेंस करना सीख जाता है साइकिल पे ही, तो ये हो जाता है सकारात्मक। या फिर जो नकारात्मक है कि मेनली जो एक चीज़ होती है कि माना जाता है कि यहाँ पे जो इंडिया में जो गाड़ी है वो कि राइट हैंड की तरफ बैठ के चलाते हैं और जो अगर यूएस जाते हैं तो वहाँ पे लेफ़्ट हैंड। तो जब यहाँ का अगर कोई ड्राइवर वहाँ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो पहले यहाँ पे जहाँ जिस तरफ से बैठ के चलाता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या है, एक अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण है। और शून्य स्थानांतरण कि अगर कोई भी चीज़ अपन ने सीखी है वो दूसरी चीज़ को सीखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है तो वो चीज़ है जैसे कि आपने जो रहीम का दोहा याद कर रखा है तो कबीर के दोहे याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आपने जो है ये वीडियो देखा है, इसके अलावा जो आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप एक तरफ पढ़ाई का वीडियो देख रहे हैं, एक कॉमेडी का वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है, तो ये कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। उसके बाद है, राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी। 1993 में, 1990 में, 1995 में, 1994 में। तो राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी, इसका आंसर बताएं आप। तो राष्ट्रीय पोषण नीति जो है वो 1993 में लागू की गई थी, तो आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम नहीं है। आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या आत्मीकरण का नियम। तो थॉर्नडाइक के गौण नियमों मतलब सेकेंडरी जो रूल्स हैं या नियम है अधिगम के, तो उनमें से नहीं है। तो इसका आंसर बताएं आप कि कौन सा नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है अभ्यास का नियम, वो इसके मुख्य नियमों के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं है। तो मुख्य नियम जो है 3 है। अब आपको बताते हैं कि जो थॉर्नडाइक ने जो गौण नियम दिए हैं वो कितने दिए हैं, इसका आंसर बताएं। उसके बाद है, कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है, ये परिभाषा किसकी है। वुडवर्थ की, सीवी गुड की, बकिंगम की, स्पेयरमैन की। तो बुद्धि के रिगार्डिंग जो एक परिभाषा दी है वो किसने दी है कि कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो इसका आंसर बताएं आप। तो जो कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है, तो ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कैसे याद रखें। तो कार्य को अपन वर्क बोलते हैं सीधा सा, या फिर आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वुड वर्क, ठीक है। तो वर्क ऐसे कोरिलेट करके कि वुड वर्क ने दी थी, वर्क करने की योग्यता ही जो है बुद्धि है, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं आप उसको। तो ये हो गया इसका आंसर, वुडवर्थ। नेक्स्ट है, उत्प्रेरणा भाग है योजना का, अभिज्ञान का, अधिगम का या धारणा का। तो उत्प्रेरणा किसका भाग है, इसका आंसर बताएं आप।
तो उत्प्रेरणा या जो अभिप्रेरणा है वो जो भाग होती है वो अधिगम के लिए होती है। प्यास क्या है? ड्राइव, अंतर्नोद, चालक या फिर सभी। तो प्यास के बारे में बताना है आपको कि प्यास क्या है। थ्रस्ट मतलब तो जो प्यास है वो ड्राइव है, अंतर्नोद भी है, चालक भी है, ये तीनों इसी के नाम है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, प्यास लगने पर पानी क्या होता है? चालक, जीवन, उद्दीपक या फिर नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो प्यास लगने पर पानी क्या होता है? तो प्यास लगने पर जो पानी होता है वो होता है उद्दीपक। ठीक है, क्योंकि प्यास लगने पर उसको जो चीज़ चाहिए कि हाँ ये उसको सेटिस्फाई करेगी, उसकी पूर्ति करेगी, तो वो चीज़ होती है पानी। तो पानी जो काम करेगा वो उद्दीपक का काम करेगा। नेक्स्ट है, बुद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी हैं, कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर कोई नहीं। तो बुद्धि और विकास में जो संबंध बताना है, तो जो बुद्धि और विकास है वो एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, ये तीनों प्रकार की बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थ्रस्टन या स्टर्न। तो ये प्रश्न भी जो है वो 2012 वाले जो एनटीटी में आ रखा है, इस टाइप का प्रश्न। तो अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, ये तीनों प्रकार की बुद्धि किसने बताई है? तो ये जो बताई है वो थॉर्नडाइक ने बताई है। समग्रता का सिद्धांत संबंधित है, समग्रता। ठीक है, व्यवहारवादियों से, ज्ञानवादियों से, गेस्टाल्टवादियों से या फिर कोई नहीं। तो जो समग्रता का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। तो क्या रहा आपका स्कोर वो ज़रूर बताएं। और ये जो आज का टेस्ट है वो कैसा लगा? मैंने बहुत ही जो है ऑथेंटिक बुक से बनाया है। तो जो बुक है वो भी मैंने बता दी है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना प्री स्कूल नाम से। और कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताएं और लाइक करें एंड शेयर करें। अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। और जो आज जो है 16 है, तो बहुत कम दिन बचे हैं आपकी एग्ज़ाम को। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो कल तक या परसों तो आ ही जाएंगे, तो डेफिनेटली कंफर्म है। तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर चल रही है। उसके बाद जो है आपको बस रिवीजन पे ध्यान देना है और आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं, चाहे से कहीं से भी लगाओ। तो टेस्ट पर और रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आपके जो भी रिव्यू हैं वो ज़रूर बताएं। और अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक है जो फिर से समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।